Hello children, I hope you all are good. So today we are going to discuss the other topic of SST that to categorize in history, that is the Deccan and South India in early medieval period. If I am talking about early medieval period, so I hope you understand I am talking about 8th to 12th century, है ना. ये टाइम पीरियड हमने कैटेगराइज किया था अर्ली मेडिवल पीरियड के लिए. सो प्रीवियस चैप्टर में हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ा था. अब सेम उसी टाइम पीरियड में साउथ इंडिया और दक्कन में क्या क्या घटनाएं घट रही थी, what happened at those places, that we are going to discuss in this chapter. So let's start the chapter with the नर्मदा river. अच्छा बताओ तो नर्मदा रिवर कहाँ पर है? मुझे तो नहीं पता है. आपको पता है नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? एमपी, जो प्रेजेंट डे आपका मध्य प्रदेश है, वहाँ पर आपकी विंध्या हिल्स हैं, सतपुड़ा हिल्स हैं. सो वहाँ हिल में ना एक पहाड़ी है अमरकंटक. अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी यू टर्न लेकर गुजरात होते हुए अरेबियन सी आ जाती हैं. सो नर्मदा और तापी दो ऐसी रिवर हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की. चलिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, बट स्टार्ट करते हैं चैप्टर कि नर्मदा रिवर जो हमारी सेंट्रल इंडिया की रिवर है, इट हैव बीन ट्रेडिशनल बाउंड्रीज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. There was not much contact between the North India and South India during the ancient period. क्योंकि बीच में क्या आ गई? नर्मदा रिवर. अब नर्मदा रिवर की जो नीचे का हिस्सा हो गया वो अलग हो गया और जो ऊपर का हिस्सा हो गया नॉर्थ वेस्ट वो अलग हो गया. सो एंशियंट पीरियड में इतना ज़्यादा इनका कॉन्टैक्ट नहीं था, बट दीज बाउंड्रीज स्टार्टेड टू बी ब्रीच्ड इन द अर्ली मेडिवल पीरियड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ट्रेडर्स. सेंट आए, किंग्स आए, एक्सपीडिशन स्टार्ट हुआ, बैटल स्टार्ट हुई, तो ये बाउंड्री जो थी ना धीरे धीरे कॉन्टैक्ट में आने लग गई. सो ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड रूलर्स ऑफ बोथ नॉर्थ इंडिया, रिमेंबर नॉर्थ इंडिया में बात कर रही हूँ, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान अगर आपको याद आ रहा है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली. सो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया जो आपका पेनिनसुलर इंडिया नीचे का इंडिया, वांटेड टू एक्सपेंड their territories and their influence, which led to increased interaction, and this mixing up helped in the rise of nationalism in the times to come. अच्छा ये एक अच्छी बात हुई कि अब जब नॉर्थ और साउथ का इंटरमिंगल हो रहा है ना, चाहे ट्रेड के थ्रू, चाहे माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, चाहे राजाओं के थ्रू, अब इतनी ज़्यादा लड़ाई तो नहीं हम कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें यूनिटी की फीलिंग आ रही है. राइज ऑफ नेशनलिज्म, देश की फीलिंग आ रही है, राष्ट्रवाद की फीलिंग आ रही है. ये एक अच्छा साइन था. द रीजन टू द साउथ ऑफ नर्मदा वी कैन डिवाइड इनटू दक्कन एंड साउथ इंडिया. तो ये हमेशा याद रखना, नर्मदा नदी के सदर्न पार्ट में दो हिस्से हमने बनाए हुए हैं. एक को हम कहते हैं दक्कन और दूसरे को हम कहते हैं सदर्न इंडिया. सो दक्कन से स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन. द एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर, जो नर्मदा रिवर है आपकी और जो आपकी कृष्णा रिवर है, इन दोनों के बीच का एरिया, इसे हम कहते हैं दक्कन. और ये दक्कन जो है ना बेटा, राष्ट्रकूटास, ये याद रखना, द राष्ट्रकूटा, दे वर वेरी वेरी पावरफुल इन द दक्कन रीजन. सो राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ते हैं. राष्ट्रकूटा स्ट्रगल विद द पालास एंड प्रतिहारास टू कंट्रोल ओवर कन्नौज. ट्रिपार्टिट स्ट्रगल याद है ना, कन्नौज को ये जीतना चाहते थे. दे हैड कम टू प्रोमिनेंस इन 8th सेंचुरी एडी. और इनको जो इस्टेब्लिश किया था ना राष्ट्रकूट डायनेस्टी को, दैट वाज दांती दुर्गा. दांती दुर्गा नाम के राजा थे, उन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था एंड हैड देयर कैपिटल. अब उन्होंने कैपिटल पता है किसे बनाया था? कैपिटल बनाया उन्हें मलखेड़ को. The area under the control was the northwestern Deccan. While they worked to spread their influence in the north also, they also struggled with the power in the south. दांती दुर्गा को ये लगता था मैंने राष्ट्रकूट जो है पूरा इस्टेब्लिश कर लिया, नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच में बहुत अच्छे से चल रहा है. तो एक तरफ दिमाग कहाँ चल रहा है? कन्नौज को जीतने का. कन्नौज नॉर्थ में आता है. दूसरी तरफ उनका दिमाग चल रहा है साउथ के भी कुछ पार्ट जीत लिए जाएं. तो दोनों तरफ वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना चाहते थे. नाउ व्हाट हैपेंड,
that Pallavas, the Pandyas and Cholas, they were the important power during that time in the southern India. And this continuous war weakened them and so this dynasty declined in the 10th century AD. जितने अच्छे से इन्होंने बनाया 8th century AD में, 10th century में इनकी ये डायनेस्टी, इनका ये किंगडम ख़त्म हो गया क्योंकि कंटिन्यूसली जो है इनके साथ वो लड़ाई में लग गए, पल्लवास, पांड्यास और चोलास के साथ. अब राष्ट्रकूटास दे वर द ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर. बहुत शौक था राष्ट्रकूट राजाओं को. आपको पता है फेमस कैलाश टेम्पल, मैं फेमस वर्ड बोल रही हूँ, एलोरा में है आपका. क्यों फेमस है आपको पता है? कैलाश टेम्पल. आप आज भी जाओगे ना, आप सरप्राइज हो जाओगे. आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट और आर्किटेक्ट उसे देख के उसके बारे में सोच रहे हैं. वो वन रॉक कार्व्ड आउट है, यानी एक पहाड़ को काट कर बनाया गया. ठीक है. और दूसरा फैक्ट, बिल्डिंग हम कैसे बनाते हैं? बेस से ऊपर नीचे बनाते हैं, फिर धीरे 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 ऊपर बनाते हैं. ये ऊपर से नीचे बना है. सोचो, इमेजिन. अभी तक समझ नहीं आ रहा लोगों को? ये ऊपर से वन रॉक कार्व्ड आउट टेम्पल है. एक बड़ा सा पहाड़ का पत्थर होता है ना, बड़ा सा, उसको ये काटते गए और बनाते गए. कोई छोटा टेम्पल नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ा है. आपकी एलोरा की गुफाओं में मिलेगा, आप जाके देखो. तो आप ये समझ सकते हो कि राष्ट्रकूटास ने इसे कैसे बनवाया होगा और कितने फॉन्ड ऑफ होंगे वो आर्किटेक्ट के. Even rock-cut Elephanta caves were constructed during this time. They encouraged the growth of different religious sects also, like Shaivism, Vaishnavism, Jainism. उन्होंने सबको जो है हेल्प किया, किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया. They were tolerant kings. They also paid attention to the growth of regional language, especially कन्नड़. कन्नड़ भाषा को उन्होंने अच्छे से डेवलप किया और बाकी रीजनल लैंग्वेज को भी उन्होंने डेवलप किया है. अब अदर किंगडम्स की बात करते हैं दक्कन में. भाई ये तो थे ही, इसके अलावा राष्ट्रकूटास के अलावा वहाँ पे यादवास भी थे. दे रूल्ड इन द रीजन बिटवीन द नर्मदा एंड गोदावरी रिवर फ्रॉम 12th सेंचुरी. अब गोदावरी रिवर को बेटा हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं. साउथ में जैसे नॉर्थ में गंगा रिवर, हॉली रिवर है, सेक्रेड रिवर है, वैसे ही यहाँ पर गोदावरी को एक पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है. सो नर्मदा से गोदावरी के बीच का रीजन यादवास का था. इन द 14th सेंचुरी दे वर रूटेड आउट बाय द खलजी रूलर. जो खिलजीज का इन्वेशन हुआ था ना इंडिया में, उसमें ये यादव वंश खत्म हो गया. देन आफ्टर यादवास वी वर हैविंग द अदर रूलर, दैट वाज द चालुक्यास रूलर इन दक्कन. दे वर ऑल्सो नोन एज लेटर चालुक्यास और वेस्टर्न चालुक्यास. दे रूल्ड ओवर इन द एरिया अराउंड अहोल, बदामी एंड पटदकाल. दे हैव बिल्ट सेवरल टेम्पल इन दीज प्लेसेस. और जो इनके वेल नोन रूलर थे ना बेटा, दैट वाज विक्रमांका. विक्रमांका वाज द फेमस चालुक्य रूलर. नेक्स्ट अगर डायनेस्टी और रूलर की बात करें तो दे वर द कैक्टियास. कैक्टियास रूल्ड इन द टेरिटरीज बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर. इन 12th सेंचुरी एंड 13th सेंचुरी मार्को पोलो जो थे ना, वो इनके किंगडम को विजिट करने आए थे. उन्होंने कैक्टियास के बारे में लिखा भी था. ही स्टेट दैट द रूलर्स पेट्रोनाइज शैविज्म, वैष्णविज्म एंड जैनिज्म. तीनों को अपनाते थे, तीनों को बढ़ावा देते थे. दे प्रमोटेड लिटरेचर एंड रिलीजन ऑल्सो. देयर रूल एंडेड व्हेन दे वर कॉन्क्वर्ड बाय द सुल्तान ऑफ दिल्ली. उससे पहले ये भी फ्लोरिश हो रहे थे और हर फील्ड में इन्होंने काम किया है. After that Hoysalas they ruled in the areas now in Karnataka. जो कर्नाटका में एरिया पड़ती है ना, उसको ये रूल्ड ओवर करते थे. And finally they were annexed by the Delhi Sultan in 14th century. So these were the dynasty or kingdoms around 12th century AD in the Deccan region. अब हम चलते हैं साउथ इंडिया पे. 3 important dynasty रही हैं साउथ इंडिया की, पल्लवास, पांड्यास एंड चोलास. पल्लवा से स्टार्ट करते हैं हम. पल्लवास वर अर्लियर अंडर द सोवेreignty ऑफ द सातवाहनास. ये ना सातवाहनास के कंट्रोल में थे, मतलब सातवाहना के रूल को मानते थे. लेकिन जैसे जैसे सातवाहना वीक होते गए ना, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया
और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के बाद इन्होंने बोला जी पल्लवा डायनेस्टी है और इसकी कैपिटल जो है वो कांची है, चेन्नई के पास। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पावरफुल हो गए, अपनी पावर को बढ़ाया, ग्रेट किंगडम बनाया। द स्ट्रगल विद द चोलास, चालुक्यास एंड चेरास एंड द पांड्यास ऑल्सो कंटिन्यूड। बट प्रॉब्लम ये रही कि इनको इन सबके साथ धीरे धीरे लड़ना पड़ा, क्योंकि कभी कोई लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है किसी टेरिटरी के लिए, तो ये वॉर कंटिन्यू रही। सो अल्टीमेटली रिजल्टेड इन देयर फाइनल डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द चोलास इन 9th सेंचुरी। फाइनली चोलास ने इन्हें ब्लो कर दिया और पल्लवों का एंड हो गया। नरसिम्हा वर्मन जो कि आपके पल्लवा किंग थे, ही फाउंडेड द टाउन महाबलीपुरम। देखो कितना फेमस टाउन है, आज भी ये चेन्नई के पास है। एंड कंस्ट्रक्टेड द रथ टेम्पल, बहुत अच्छा टेम्पल है, चैरियट शेप में रथ होता है ना, घोड़े चलाते हैं। सो दीज टेम्पल्स हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल रॉक। ये टेम्पल भी अगर आप देखोगे ना, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये टेम्पल आपका महाबलीपुरम में, ये भी एक पत्थर को काट कर बनाया गया है इस तरीके से, सिंगल रॉक। एंड दे आर कॉल्ड रथ टेम्पल्स बिकॉज दे आर शेप्ड लाइक अ रथ चैरियट। प्रोमिनेंट फीचर देखोगे अगर इस टेम्पल की, इज द हाई डेकोरेटेड शिखर ओवर द डाइटेज सैंक्टम। In addition, many other temples were also built over the South India, including villages, etc. The temples were the center of cultural activities during the festivals. तो ये बहुत अच्छा एक मैग्निफिसेंट वर्क है नरसिम्हा वर्मन का। और उस समय टेम्पल्स में ना बेटा बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता था, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। पल्लवास ऑल्सो इनकरेज द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर आप कांची में जो टेम्पल है उसको देखोगे ना, मार्वलस पीस ऑफ वर्क। दे ऑल्सो टुक इंटरेस्ट इन द अदर कल्चर, सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी इन्होंने बढ़ावा दिया है। दे मेड टेम्पल्स एन एलिनेबल पार्ट ऑफ सोशल लाइफ। द टेम्पल सर्व्ड एज अ सेंटर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन। तो ऐसा नहीं था किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे दूर के इलाके हैं वहाँ पे भी टेम्पल बना दिया। एजुकेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया, हर रिलीजन को, हर सोशल लाइफ को, कल्चरल एक्टिविटी को आगे बढ़ाया। सो दिस ट्रेडिशन कंटिन्यू टू टिल डेट। ज़ुआनज़ैंग जो थे फेमस चाइनीज ट्रैवलर, वो कांची घूमने आए थे। एंड ही हैज़ ऑल्सो रिटन अबाउट द पल्लवा किंगडम इन मच डिटेल के हाउ दे हैव स्पेंट अ लॉट फॉर द मैग्निफिसेंट आर्ट, architecture, education, work and other activity. You can see this photograph of Xuanzang, Chinese traveler थे ये। अब बात करते हैं हम पांड्यास की। पल्लवास के बाद हमारे आते हैं पांड्यास, और इनकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दे रूल्ड सिंस द एंशिएंट टाइम बट डिक्लाइन व्हेन दे वर अपसर्ड इन द 6th century AD. दे केम बैक टू द पावर। पहले रूल किया, फिर हार गए। हारने के बाद दोबारा 6th century में एकदम से बैंग ऑन किया। एंड नाउ रूल्ड फ्रॉम मदुरई। अब मदुरई जो है ना साउथ इंडिया में जगह, वहाँ से इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। फिर से डिक्लाइन हुए 9th century में, व्हेन दे वर रूटेड बाय चोलास। चोलास ने इन्हें हरा दिया। विदाउट लूजिंग द करेज दे कंटिन्यू टू हरास द चोलास एंड केम बैक इनटू द पावर इन 13th century। देखो कितनी बार हार रहे हैं, कितनी बार एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। फिर चोलास को हरा के 13th century में आ गए और फाइनली 16th century में फिर ये हार गए। सो एट वन टाइम देयर एरिया वॉज इन्फ्लुएंस इंक्लूडेड द श्रीलंका ऑल्सो। मतलब श्रीलंका का बहुत बड़ा टेरिटरीज इन्होंने कैप्चर कर लिया था। एक ऐसा भी समय आया था। और जो आप फेमस मीनाक्षी टेम्पल देखते हो ना मदुरई में, इट वॉज बिल्ड बाय देम इन 12th century AD। ये देखो टेम्पल आप बेटा, ये आपको दिख रही है ना बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसके एक एक फ्लोर पे फाइन स्कल्पचर, फाइन आर्किटेक्चर वर्क हो रखा है। आप देख के ही अमेज रह जाओगे। मार्को पोलो विजिटेड देयर किंगडम एंड हैज रिटन अबाउट देम इन डिटेल के हाउ दे वर फॉन्ड ऑफ आर्किटेक्ट। अब हम ले लेते हैं केस स्टडी, और केस स्टडी हम लेंगे चोलास की, क्योंकि चोलास भी जो हैं वो फेमस साउथ रूलर रहे हैं। इन अर्ली मेडिवल पीरियड द चोलास इमर्ज एज अ पावरफुल डायनेस्टी इन सदर्न इंडिया। दे वर डोमिनेटेड फॉर अबाउट 4 century। 4 century रहे हैं चोलास, और उनकी कैपिटल थी तंजौर, जिसे हम आजकल कहते हैं तंजावुर। द चोला डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द रूलर विजयालया इन 846 AD।
बट दिस डायनेस्टी रोज टू प्रोमिनेंस अंडर द प्रांतका। प्रांतका जो राजा हुए ना, उन्होंने इसको बहुत तेजी से फैलाया था इस डायनेस्टी को। एंड आफ्टर दैट राजा चोला, देन आफ्टर दैट द फेमस वन वाज राजेंद्र चोला। ये इनके प्रोमिनेंट रूलर रहे जिन्होंने इस डायनेस्टी को एक कहते हैं ना आसमान तक लेके गए, ग्रेटेस्ट ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। दे ब्रॉट द ग्लोरी टू देयर डायनेस्टी। प्रांतका realized that a kingdom could become powerful only if the people are prosperous. प्रांतका का ये मानना था कि अगर मेरी सब्जेक्ट यानी कि मेरी प्रजा, मेरे लोग अगर खुश हैं, मेरे लोग अगर डेवलप कर रहे हैं, प्रॉस्पेरस हैं, हेल्दी वेल्दी हैं, तो मेरी डायनेस्टी भी आगे डेवलप होती रहेगी। इसलिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ को चेंज किया, फ्रॉम फाइटिंग बैटल्स टू हेल्पिंग पीपल ग्रो प्रॉस्पेरस, कि बैटल्स को कम करके अपने लोगों पे ज़्यादा काम करो। ही पेड अटेंशन टू ट्रेड, एग्रीकल्चर, बहुत सारी कैनाल्स को उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया, टैंक्स बनाए कि भाई मॉनसून पे डिपेंड ना करना पड़े, इरिगेशन प्रॉपर होता रहे फील्ड में। बहुत सारे मेजर्स उन्होंने उठाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। ही ऑल्सो सिक्योर ट्रेड सी रूट फॉर हिज ट्रेडर। बहुत सारे सी रूट्स को ना उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया ताकि आसानी से उनके जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर हैं, वो बिजनेस कर सकें। फिर राजा चोला की बात करें, जिन्हें हम राजा वन भी कहते हैं। ही एक्सपेंडेड हिज किंगडम ओवरसीज, एनेक्स कर लिया उन्होंने बहुत सारे राज्यों को। आंध्र प्रदेश, ही बिल्ट द पावरफुल नेवी इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सी रूट अंडर हिज कंट्रोल। पूरा जो नहीं आंध्र प्रदेश आपका कोस्टल एरिया, आपने देखा आंध्र प्रदेश को इंडिया के मैप में, तो वहाँ से पूरा उन्होंने सी रूट को डेवलप किया। बिकॉज हिज ट्रेडर्स हैड गुड ट्रेड रिलेशन विद द सदर्न चाइना एंड अदर साउथ ईस्ट कंट्रीज, इसलिए उन्होंने ये सी रूट को डेवलप किया। बट दे वर हरेस्ड ऑन द वे। ही सेंट हिज नेवी टू सिलोन। सिलोन मीन्स आपका जो श्रीलंका है ना प्रेजेंट डे, और मालदीव्स, वहाँ तक उन्होंने अपनी नेवी भेज दी। कैप्चर कर लो इन्हें, ये बीच में तंग करते हैं हमारे ट्रेडर्स को, कैप्चर करो, आगे जाने नहीं देते। मतलब सोचो उस समय ये भी इनके कंट्रोल में थे। ऑफ कोर्स ही कुड नॉट कंट्रोल दीज पार्ट्स फॉर द लॉन्ग टाइम। हालांकि लंबे समय तक ये पूरा सिलोन और मालदीव को अपने अंडर नहीं लग पाए थे, लेकिन कुछ समय तक तो रखा था। Then he also allowed many traders to settle in his kingdom and marry local women. His policy made his kingdom very very prosperous. So overall इन्होंने भी अपने source of income को बढ़ाने के लिए अपने agriculture और अपने trade को बढ़ावा। Now moving to राजेंद्र चोला. राजेंद्र चोला, the son of Raja Chola. We can say the able son of able father. बहुत ही अच्छे पिताजी और उनके योग्य पुत्र। आफ्टर बिकमिंग द रूलर, व्हाट ही डिड, ही कंटिन्यूड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। पहले तो किंगडम को बड़ा कर लो, अब बड़ा करने के लिए व्हाट ही डिड, ही डिफीटेड द चेरास, देन चालुक्यास एंड मार्च्ड फर्दर। ही डिफीटेड पालास इन वेस्ट बंगाल ऑल्सो, सोचो यहाँ तक पहुँच गए वो ईस्टर्न इंडिया तक, एंड ब्रॉट द टेरिटरी राइट अप टू द बैंक ऑफ गंगा रिवर अंडर हिज कंट्रोल। यानी साउथ से आप देखो ऊपर आ रहे ईस्ट और नॉर्थ की तरफ। सो दिस विक्ट्री अर्न हिम द टाइटल ऑफ गंगई कोंडा चोला। गंगई कोंडा चोला का मतलब होता है बेटा द कॉन्करर ऑफ रिवर गंगा, गंगा को जीतने वाला, इसलिए उनको ये टाइटल मिला था। ही रीनेम्ड हिज कैपिटल सिटी तंजौर, तंजौर का भी नाम उन्होंने बदल दिया और क्या रखा, गंगई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, द सिटी ऑफ द कॉन्करर ऑफ रिवर गंगा। यानी कि उन्होंने तो टाइटल एज्यूम किया ही, अपनी कैपिटल को भी ये नाम दिया। लाइक हिज फादर राजेंद्र चोला ऑल्सो मेंटेन द स्ट्रॉन्ग नेवी एंड सिक्योर द सी रूट। क्योंकि सदर्न इंडिया बेटा, आप देखो सदर्न इंडिया, इफ़ यू कैन रिमेंबर, हम इसे पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, तीनों तरफ से वाटर बॉडीज़ हैं, है ना। तो सी रूट को तो मेंटेन करना और अपनी नेवी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूलर्स के लिए जो यहाँ पे रूल ओवर कर रहे हैं। So for the safety of his trader, the ships had to pass through these Strait of Malacca and then held by the Srivijaya. Presently the Malaya Peninsula जो है आपका, सुमात्रा जो है, तो यहाँ पर भी इन्होंने पूरा मेंटेन करके रखा था। The merchant of Srivijaya harassed the Indian merchant. So at this he sent his navy and defeated the Srivijaya. And then what happened? He too
emphasized on overseas trade links with the Southeast Asia and Southern China. So कहने का मतलब यह है कि जो भी इनके रास्ते में आया है, स्पेशली सी रूट में, उसको इन्होंने कॉन्क्वेर किया है, जीता है और अपनी नेवी को, एक स्ट्रॉन्ग नेवी को इस्टेब्लिश किया है. Continuous battle weakened the Cholas ruler. Finally, this dynasty receded from eminence towards the end of 13th century AD. हालांकि राजेंद्र चोला के बाद बहुत कंटिन्यूस वॉर जो है चलती रही और इस वजह से धीरे धीरे 13th सेंचुरी तक आते आते ये डायनेस्टी, जिसे हम कहते हैं ग्रेट डायनेस्टी, उसका एंड हो गया. अब एक लीजेंड के बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट राजेंद्र चोला हु टुक द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा चोला. व्हाट हैपन, जब उन्होंने गंगा जी को जीत लिया ना बेटा, सो ही ब्रॉट अप द वाटर ऑफ गंगा, होली रिवर गंगा. उन्हें लगा भाई हमारा साउथ जो है वो गंगा से वंचित क्यों रहे, जो गंगा सबके पाप धोती है ना. सो वो गंगा का पानी हमारे साउथ में भी आना चाहिए. ही ब्रॉट अप द वाटर इनफ. कितना पानी लेकर आए थे? टू फिल द टेम्पल टैंक एट गंगईकोंडा चोलापुरम. अपनी जो कैपिटल सिटी थी उन्होंने उसमें बड़ा सा टैंक बनवाया था और बहुत सारे उन्होंने कार्ट, गाड़ियाँ भेजी थी जिसमें बड़े बड़े वेजल्स में, बड़े बड़े मटकों में भरकर पानी लाया गया था. कितना समय लगा था और उस टैंक को भरा गया कि यहाँ के लोगों को भी मिले होली रिवर गंगा का वो पानी. अब मूविंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन. चोला एडमिनिस्ट्रेशन ना अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन रहा है. ही ऑफन टुक हाई साउंडिंग टाइटल सच एज महाराजाधिराज. इस तरीके के टाइटल लेते थे ये. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट राजेंद्र चोला हु टुक द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा चोला, है ना. उन्होंने अपने आप को ये टाइटल दिया था. ही हैड द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हिज कंट्रोल. वो क्या करते थे, स्पेशली अगर हम राजेंद्र चोला की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्होंने बना रखी थी. और पुरोहित जो होते थे ना, चीफ प्रीस्ट होते थे, गुरु होते थे राज्य के. एंड डेलीगेटेड वेरियस ड्यूटी टू देम. जो भी उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए, अलग अलग चार्ज दिया. मिनिस्टर्स जो होते थे ऑफन फ्यूडेटरीज हु हैड मच पावर इन देयर हैंड. उन्हें क्या दिया, ये एरिया दे दी, ये एरिया दे दी, ये एरिया दे दी. अब आप इस पे रूल ओवर करो, यहाँ पे एग्रीकल्चर कराओ, आप ये कराओ, यहाँ से ये टैक्स लो, ये रेवेन्यू लो, कलेक्ट करो, ट्रेजरी में डालो. द किंग नॉर्मली रिस्पेक्टेड द व्यू प्रेजेंटेड बाय हिज मिनिस्टर. ये एक अच्छी बात थी कि भाई जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जब भी मीटिंग होती थी उनकी बातों को सुनते थे. बट ही वॉज नॉट बाउंड बाय देयर एडवाइस. सुनते थे, अगर सही लगा तो अडॉप्ट किया, नहीं सही लगा तो वो उनके एडवाइस को वहीं खारिज भी कर देते थे. Different types of taxes were levied from the people to increase the income also. Inscription जो हैं चोला पीरियड के, वो बताते हैं कि as many as 400 types of taxes were levied at that time. 400 तरीके के टैक्स लगे हुए थे. टैक्स में कौन से आते थे? स्पेशली लैंड रेवेन्यू हो गया, टोल टैक्स हो गया, ये सब. टैक्स वॉज ऑल्सो लेविड ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड सक्सेशन ऑफ द हाउस. आप घर बना रहे हो, उस पर भी टैक्स लगता था. घर को आप किसी और को दे रहे हो, कोई और ले रहा है, जैसे पापा के बाद जो है बेटे के पास गया तो उस पर भी टैक्स लगता था. क्राफ्ट पीपल पे भी टैक्स लगता था. और क्राफ्ट पीपल पे टैक्स ये नहीं कि अगर आप कैश में नहीं दे सकते तो आप काइंड में दे दो, आप लेबर वर्क कर दो हमारा. सो दिस मनी वॉज यूज्ड फॉर द रॉयल एक्सपेंडिचर, फाइटिंग ऑफ वॉर्स, बिल्डिंग ऑफ पैलेसेस, टेम्पल एंड फोर्ट्स. तो इन कामों में यूज़ होता था. फॉर ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चोला डिवाइडेड द किंगडम इनटू मंडलम. मंडलम मीन्स प्रोविंसेस. जैसे आज हमने भारत को बांट रखा है ना, कैसे पूरा कंट्री है भारत, उसके बाद क्या है, स्टेट्स हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर होते हैं, उसके बाद क्या है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारी क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, गांव में विलेज पंचायत और शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. सेम ऐसे वहाँ पे भी उन्होंने सबसे पहले जो सबसे ऊपर होता है ना, जो बनाई थी, दैट इज़ मंडलम, प्रोविंसेस के लिए, यानी कि आप समझ लो आज के राज्य. देन फर्दर प्रोविंसेस यानी मंडलम को डिवाइड किया था वॉलनाडोज में, डिस्ट्रिक्ट, इसमें जो इन्होंने है डिवाइड किया वॉलनाडोज में. एंड देन ईच अंडर द चार्ज ऑफ ऑफिशियल. हर एक का अपना जो है एक ऑफिसर होता था. हाउएवर द चोलास एडमिनिस्टर्ड सम इम्पॉर्टेंट टाउन डायरेक्टली. कुछ टाउन्स को उन्होंने डायरेक्टली अपने कंट्रोल में रख रखा था, लाइक तंजौर है, कांची है, इसे उन्होंने किसी को नहीं दे रखा था. Then they had built the Nadu. वालनाडु के बाद नाडू. नाडू means गांव, village. So that was the smallest unit under the administration of Chola and had a system of local self-government.
देन अ नाडू वॉज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ नाडूज, ये आज भी होता है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं, ऐसे ही वहाँ भी था। देन इन नाडू देयर वर 2 कमिटीज़, 2 कमिटीज़ बना रखी थी उन्होंने गांव में, वन वॉज उर एंड अदर वॉज सभा, 2 कमिटीज़ इन नाडूज। द उर वॉज जनरल असेंबली ऑफ ऑल मेल विलेजर्स, जो उस समय होते, जैसे आज ग्राम सभा होती है ना गांव में, वैसे उर होती थी। एंड द सभा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। It comprised all male villager above 35 year of age. Only those villager could become its member who possess the knowledge of administration. तो इस तरीके से गांव में भी उन्होंने 2 कमेटीज बना रखी थी फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। देन जो ये कमेटीज के मेंबर होते थे, स्पेशली सभा के, उनको वेदास की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए और उनके पास अपना घर होना चाहिए, तभी वो उसके मेंबर बन सकते थे। दैन इट वाज फॉर्म्ड फॉर 3 years, ये जो बनती थी, ये आपकी सभा 3 साल के लिए बनती थी। एंड इट फॉर्म वेरियस कमेटी टू अंडरटेक डिफरेंट डेवलपमेंट टास्क, लाइक रोड कमेटी है आपकी, इरीगेशन कमेटी है, टैंक कमेटी है, ताकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चल सके और किसी एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर पूरा पावर या पूरा भार ना आ पाए। So the sabha was much like the present day ग्राम पंचायत, ठीक है। और होता क्या था, इसका जो हेड होता था that was choosing through a lottery system, जिसे कहा जाता था कुदामोलाई। तो भाई ये नहीं है कि जो एक बन गया तो उसी की फैमिली बनती जाएगी हेड, नहीं, इसमें लॉटरी सिस्टम होता था, उससे चूज होता था। नाउ मूविंग टू द सोसाइटी ड्यूरिंग द चोलास पीरियड। बेटा अगर हम सोसाइटी की बात करें तो चोला सोसाइटी में 3 ऐसी कैटेगरी थी जिससे पूरी सोसाइटी कंपोज हो रखी थी, प्रीस्ट, मर्चेंट एंड फार्मर्स। प्रीस्ट तो बहुत सारा हाई स्टेटस एंजॉय कर रहे थे, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लर्नेड पर्सन होते थे। इवन बहुत सारे प्रीस्ट को उस समय नॉर्थ इंडिया से भी बुलाया जाता था टू मैनेज द टेम्पल। उन्हें ज़मीनें भी दी जाती थी कि ये ज़मीनें अब आपकी हैं, यू डू योर वर्क, और वो टेम्पल्स को अपने तरीके से मैनेज करते थे, क्योंकि टेम्पल्स क्या हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसमें होती थी, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, लोगों की लाइफ से जुड़े होते थे, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन एस्पेक्ट सबसे जुड़े होते थे टेम्पल। इसलिए प्रीस्ट ऑल्सो टॉट देयर, वहाँ जो लोग आ रहे हैं उन्हें नॉलेज देना, उन्हें पढ़ाना। द चोला किंग्स ऑफन गेव अ लैंड ग्रांट ऑन कॉपर प्लेट्स, ये एक अच्छी बात है, आप ये देख सकते हो, ये आपको पिक्चर दी है ना, कॉपर प्लेट है जिस पे इंग्रेव्ड है मैसेज प्रॉपर तरीके से कि ये ज़मीन हमने इनको दान में दी है, ये इनकी हो गई। सो इस तरीके से वो रॉयल ऑर्डर निकालते थे लैंड ग्रांट का। स्टेप्स वर टेकन फॉर डेवलपमेंट फॉर ट्रेडर्स, दे वर ऑल्सो गिवन द मच फैसिलिटीज़ टू फ्लोरिश। ट्रेड रूट्स, सी रूट्स, इनको सिक्योर किया जाता था। ट्रेड जो है लोगों को प्रॉस्पेरस बनाता था, इसलिए ट्रेड पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मर्चेंट्स यूनाइटेड देमसेल्फ इनटू द गिल्ड। गिल्ड क्या होता है बेटा, एक तरीके का अ टाइप ऑफ बैंक कह सकते हो, विच हेल्प्ड देम टू कंडक्ट बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, गिल्ड हो गया कि इसमें सारे मर्चेंट्स हैं, जो रॉ मटेरियल है या आपका कितना इसका रेट होना चाहिए, प्राइस कितना है, प्राइस पे कंट्रोल करना, कितना मटेरियल बेचा जाएगा। तो एक तरीके से वो एक दूसरे की हेल्प करते थे मर्चेंट, अ टाइप ऑफ बैंक आप कह सकते हो। सो इससे बिजनेस जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था। न्यू एरियाज वर ऑल्सो ब्रॉट अंडर द इरीगेशन विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ फार्मर्स। लोअर क्लास की बात करें सोसाइटी में, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, अनटचेबिलिटी थी उस समय, ये एक इविल था। दे वर अंडर सेवरल रिस्ट्रिक्शन, ऑफन दे वर मेड टू लिव आउटसाइड ऑफ द सेटलमेंट। इवन अनटचेबल्स के लिए ना जो घर भी थे वो गांव के बाहर बनाए जाते थे। तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वी कैन सी ड्यूरिंग द चोलास डायनेस्टी। आफ्टर दैट एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन मेनली इम्पार्टेड इन द टेम्पल्स एट दैट टाइम। प्रीस्ट acted as a teachers, other scholars were also invited. The subject जो taught किए जाते थे that was religion, language, literature and mathematics. Then agrarian expansion देखें तमिल रीजन का, so Chola realized that their kingdom could grow powerful only if trade and farming. अगर ये दो चीज़ें डेवलप होती हैं ना, ट्रेड और फार्मिंग, क्योंकि उस समय यही चलता था,
तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप कर जाएंगे। सो उन्होंने बहुत सारे स्टेप उठाए जिससे कि वो अपने ट्रेड को आगे बढ़ा सके। फॉर डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर दे ब्रॉट न्यू एरियाज अंडर द कल्टिवेशन। यहाँ तक उन्होंने जो एक्सपेंशन किया ना, उसमें भी उन्होंने देखा कि हाँ ये ज़मीन जो है कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है। उन्होंने क्या किया, असाइन किया बैरन लैंड्स टू दोज पीपल हु प्रॉमिस टू कल्टीवेट दैम। उन्होंने पूरी ज़मीन को जो है जज किया। तो जो जो ज़मीन बंजर होती जा रही थी, बैरन, और वो क्या करते थे, लोगों को इनवाइट करते थे, जो ये कहेगा कि इस बंजर ज़मीन पे भी मैं खेती करके दिखा दूंगा, सो दे गिव दैट लैंड टू पर्टिकुलर पर्सन। To facilitate in farming, they dug many canals, tanks, etc. and these project needed the resources. और इस resources के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़े बड़े expedition किए। Then they utilized these huge resources for the temple. Thus, temples encompasses all aspect of the common life. अगर हम बात करें न्यूअर टेक्निक्स की, that was also used in irrigation and cultivation. इससे भी इनका large scale production जो है बढ़ा है। Attention was also paid to the farming for those crop which could earn huge profit. ये दिमाग इन्होंने लगाया कि हम उगा तो रहे हैं फसल कंजम्पशन पर्पस के लिए, लेकिन हम ऐसी क्रॉप को भी ग्रो कर सकते हैं जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे। तो इन्होंने शुरू किया स्पाइसेस, क्योंकि स्पाइसेस के लिए आइडियल थी उनके पास ज़मीन, तो स्पाइसेस को ग्रो करना शुरू कर दिया इन ग्रेट डिमांड विद द अदर कंट्री, क्योंकि मसालों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। सो ऑल दिस स्टेप ब्रॉट द प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल एंड इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑल्सो। अब बात करते हैं हम न्यू फिलोसफीज़ की। सो हिंदुइज़म वॉज डोमिनेटेड एट दैट टाइम। लोगों का सबसे ज़्यादा फेथ हिंदुइज़म में था। चीफ सेक्ट्स इट वर अलवर्स। अलवर्स वो होते थे बेटा दोज हु वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, एंड देन नैनार्स दूसरा ग्रुप जो था, दैट वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये दो हिंदुइज्म में सेक्ट थे, अलवर्स एंड नैनार्स। नॉर्थ इंडिया में हम क्या कहते थे इन्हें, वैष्णव और शैविज्म, और यहाँ अलवर और नैनार्स। एट दिस टाइम ऑथर सिंपलर फिलोसफी ऑफ भक्ति दे स्टार्टेड। भक्ति केम इनटू द एग्जिस्टेंस, कि भाई जिन्हें संस्कृत के बड़े बड़े वेदास नहीं आ रहे, बड़े बड़े यज्ञों को समझना नहीं आ रहा, तो आपको एक सिंपलर फॉर्म दे रहे हैं, भक्ति मूवमेंट। नाम जपो, भजन गाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, दूसरों के प्रति दया रखो। सो रामानुजा, माधवा लेड डाउन दिस फिलोसफी ऑफ भक्ति। शंकराचार्य फाउंडेड द न्यू फिलोसफी ऑफ अद्वैता, इसलिए शंकराचार्य जी को हम आदि गुरु कहते हैं। उन्होंने अद्वैत की ये जो है फिलॉसफी रखी थी, दैट गॉड इज वन। ही सेड दैट गॉड कैन अटेन बाय द नॉलेज। जितना ज्ञान प्राप्त करोगे उतना ईश्वर के पास जाओगे। टू स्प्रेड हिज आइडिया, शंकराचार्य टूर द होल कंट्री, जगह जगह घूमते थे, इस्टेब्लिश करते थे इन लोगों को कि भाई देखो ये ऐसे मिलेगा। मठ बनाते थे जहाँ पे जो है गुरु या सेंट लोग रह सकते हैं, जहाँ पर आप लर्निंग कर सकते हो। इन 4 कॉर्नर्स, बद्रीनाथ इन नॉर्थ, आपने नाम भी सुना होगा ना, होली प्लेस है बद्रीनाथ। देन आपका श्रृंगेरी इन द साउथ, द्वारका इन द वेस्ट एंड पुरी इन द ईस्ट। इवन टुडे द हेड्स ऑफ दीज 4 मठास called the Shankaracharya as the highest authorities on Hinduism, and these mathas are revered as the चार धाम। ये जो मठ इन्होंने बनाए शंकराचार्य जी ने, लर्निंग का सेंटर जो बनाया, इसे आज भी 4 धाम में गिना जाता है। Then yet other important philosophy अगर देखें उस टाइम की, that was the लिंगयात। लिंगयात जिसे बसावा ने बनाया था, बसवा जो कहा जाता है लिंगयात को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। इट वॉज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ शिवलिंग। शिवलिंग की ये पूजा करते थे लॉर्ड शिवा में। लिंगयाता बिकेम पॉपुलर अमंग द पीपल बिकॉज इट वॉज प्रीच दैट इन कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। लोगों ने इसे बड़ा अप्रिशिएट किया क्योंकि कॉमन लैंग्वेज में बात करते थे तो लोगों को ज़्यादा समझ में आता था। एंड दिस ओल्डन फिलोसफर कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टुडे इन इंडिया एंड इन्फ्लुएंस लाइफ ग्रेटली। सो लिंगयाता जो मानते थे ना बेटा, ये जो बसवा होते थे, ये क्या करते थे कि अपने शोल्डर पे लेफ़्ट साइड से, जैसे हम जनेऊ बांधते हैं, धागा होता है ना, उसको बांधते थे, और छोटा सा एक केस होता था, एक बॉक्स होता था जिसमें वो शिवलिंग को कैरी करते थे। तो ये सारे बसावा जो अपने आप को लिंगयात मानते हैं, जो शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो हमेशा शिवलिंग को कैरी करते हैं अपने बॉडी के साथ।
Now moving to the literature. The Cholas paid attention to the development of culture, literature, etc. At this time, several Sanskrit texts were adapted into the Tamil. बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन हुआ था तमिल में, स्पेशली रामायण, महाभारता, पुराणास, देन आपका नमाया. They adopted many parts of the Mahabharata into the Tamil original literature. तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर को कंपोज किया, ट्रांसलेट किया तमिल में, कन्नड़ में. पंपा, पोमा, रामा वर फेमस कन्नड़ पोएट्स एंड आर कॉल्ड द 3 jewels ऑफ कन्नड़ लिटरेचर. तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन आपको आ सकता है. नेम 3 jewels ऑफ कन्नड़ लिटरेचर. सो पंपा, देन उसके बाद आपका पोन्ना एंड देन रान्ना. ये आपके 3 हैं. दीज एक्टिविटीज हेल्प तमिल, कन्नड़ एंड तेलुगु टू ग्रो ऑल्सो. स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो यू कैन सी इन द फिगर तंजावुर टेम्पल आप देखिए. देन ब्रॉन्ज इमेज ऑफ द चोला पीरियड. सो क्राफ्ट तो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ. इमेजेस वर मेड फ्रॉम द स्टोन टू द ब्रॉन्ज ऑल्सो. दीज इमेज वर सेट टू बी द फाइनेस्ट वन. आप इसको देखो कितना फाइन वर्क है बेटा. ये आपका ब्रॉन्ज की बनी हुई है. The images of gods and goddesses were mainly made. Of course, the image of devotees and other people were also made. So, bronze image जो आपकी नटराज की है वो तो बहुत ही फेमस है. नटराज की आप आज भी जो मूर्तियाँ देखते हो ना, शिव भगवान को नटराज में डांस करते हुए दिखाया, नृत्य करते हुए दिखाया, ये उन्हीं की बनाई हुई है. चोलास पीरियड की है. Stone was used as an important material for sculpture. We can see the finest work of stone स्कल्पचर इन टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया. बहुत सारे टेम्पल्स में आपको देखने को मिलेगा. देन एज टेम्पल्स इमर्ज एज अ मेन सेंटर ऑफ सोशल है, इकोनॉमिक है, रिलीजियस है, एजुकेशनल, कल्चरल एक्टिविटीज़ के सेंटर बन चुके थे. पीपल पेड अ लॉट टू अटेंशन टू देम. नॉट ओनली द रूलर्स बट ऑल्सो द मर्चेंट, कॉमन पीपल, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट फॉर द कंस्ट्रक्शन, फॉर द मेंटेनेंस, फॉर द ग्रोथ ऑफ द टेम्पल. लोग भी डोनेट करते थे. और टेम्पल में क्या होता था भाई, सोशल लाइफ तो इनरिच हो ही रही है, इसके अलावा बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ भी इनरिच हो रही हैं, एजुकेशन फैल रही है. सो टेम्पल जो थे दे इमर्ज एज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एट दैट टाइम. इनिशियली टेम्पल वर सिंपल, वेरी सिंपल. एक श्राइन होता था, एक आइडोल होती थी, बस उनको एक गर्भगृह में रख दिया जाता था. लेकिन जैसे जैसे टेम्पल पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया तो टेम्पल्स भी प्रॉस्पेरस होने लगे. उनकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी जो है वो कॉम्प्लेक्स होने लगा, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन का होने लग गया. अब क्या था, मेनली टेम्पल्स में 4 स्पेसिफिक पार्ट बनाए गए. एक गर्भगृह. गर्भगृह क्या होती है, जहाँ पर जिस भी आप भगवान की पूजा करते हो उसकी मूर्ति होती है, आइडोल होता है ना, भगवान जी का एक कमरा जहाँ पे आप रखते हो, ठीक है. एंड देन मंडपम, लार्ज हॉल होता है जहाँ पे मूर्ति है, जो गर्भगृह है, जहाँ पे आपके आइडल हैं, उनके सामने एक बड़ा सा हॉल होता है जिसे मंडपम कहा जाता है. देन शिखर, आप मंदिर के ऊपर देखो बड़ा सा शिखर बनता है टावर टाइप का. एंड देन गोपुरम. गोपुरम क्या होता है, हाई एंड डेकोरेटेड बाउंड्री अराउंड द टेम्पल. तो ये सेट्स बनने लगे. इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी टेम्पल में बनने लग गई थी. मैनी एपिक्स, many scene of gods and goddesses engraved on the temple walls. अब बात करते हैं हम इंस्क्रिप्शन की. Number of inscription have been found carved on the rocks or made on the copper plates. And these inscription also reveal the information about the achievement of Chola rulers. इंस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिससे हमें उस समय के चोला रूलर्स के बारे में पता चलता है. स्पेशली आपका तंजौर सिटी के बारे में पता चलता है, मिलिट्री कैंपेन के बारे में पता चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज कमेटी, लैंड ग्रांट्स. और ये सारे इंस्क्रिप्शन हमें तमिल, संस्कृत लैंग्वेज में मिले हैं. नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, तो लेट्स डू द क्विक रिविजन. What we have discussed in this chapter, the people to people contact increased between North and South India during the early medieval period. Then we have discussed during the early medieval period the important ruling dynasty in Deccan was Rashtrakuta, Yadavas, Chalukya, Kaktiyas and Hoysala. After that, in this period, important ruling dynasty in the southern India were Pallavas, Pandyas and the Cholas.
Important Chola rulers were Prantaka, Raja Chola and Rajendra Chola. Then Chola rulers realized the prosperous people made a kingdom strong. इसलिए उन्होंने बहुत सारा ध्यान जो है अपने लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया, एग्रीकल्चर, ट्रेड और मिलिट्री को आगे बढ़ाने में लगाया था. देन एग्रेरियन एक्सपेंशन टुक प्लेस अंडर द चोला पीरियड. बहुत अच्छे से कल्टीवेशन प्रोडक्शन जो है आगे बढ़ी थी. न्यू हिंदू सेक्ट्स एंड फिलोसफीज included Alvar, Nenars, Lingyat, Bhakti and Advaita that also flourished this time. Literature, architecture and sculpture progressed, बहुत आगे बढ़ा during this period. Temples served the important centers of the different aspect of the life. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.